हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आज एक बार फिर आपके लिए एक बेहद डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ये बात बरेली के पास के एक गांव में रहने वाले किशोर की है। वह बहुत छोटा था और उसके पिताजी इसी गांव में एक किताबों की दुकान चलाया करते थे। धीरे धीरे पिताजी की यह दुकान अच्छी चलने लगी थी। इसका कारण था किशोर के पिताजी का दिमाग, क्योंकि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। इसी के साथ वह हमेशा रहस्यमय किस्सों वाली किताबें ढूंढते रहते थे। वे देश भर में घुमा करते थे और रहस्यमय किताबें ले आते थे। इसी तरह की किताबें लोगों को भी बहुत पसंद आया करती थी। पिताजी जो भी किताबें लाया करते थे, लोगों को वह पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और उन्हें बेचकर हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। पिताजी हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से कई रहस्यमयी किताबें, पुराने नॉवेल्स और पुराने ज़माने वाले किस्सों के नॉवेल्स लाते थे और फिर उन्हें बेच देते। अब खरीदारों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मेरे पिताजी इतनी किताबें नहीं ला पाते थे, जिसकी वजह से किताबें कम रह जाती थी। फिर पिताजी ने अलग अलग देशों में जाना शुरू कर दिया और वहाँ से अलग अलग भाषा की किताबें लाने लगे और यहाँ लाके बेच दिया करते थे। इस तरह हमारी कमाई अच्छी होने लगी थी और घर भी अच्छा चलने लगा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा समय भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। जब किशोर 16 साल का था तो उसके पिताजी की मौत हो गई। किशोर के दोस्त कहा करते थे कि तुम्हारी तो दुकान ही इतनी ज़्यादा चलती है कि तुम्हें कुछ और काम करने की ज़रूरत ही नहीं। तो दोस्तों की बात सुनकर किशोर ने भी अपने पिताजी की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। लेकिन किशोर तो बच्चा था, उसे कहाँ ये सब पता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके पिताजी कहाँ कहाँ से किताबें ढूंढ ढूंढ कर लाया करते थे, और ना ही कभी उसके पिताजी ने उसे बताया। किशोर ने भी कोशिश की अपने पिताजी की तरह काम करने की। वो भी विदेशों में जाने लगा और वहाँ से किताबें लेकर आने लगा, लेकिन उसकी किताबें खरीदारों को पसंद ही नहीं आती थी। किशोर भी रोमांचक और रहस्यमयी किताबों को ढूंढ ढूंढ कर लाता था, लेकिन लोग कह देते थे, ये तो पहले भी पढ़ी है, यह अच्छी नहीं है, ये वाली घटिया है। तुम्हारे पिताजी की पसंद बहुत अच्छी हुआ करती थी, फिर भी एक बच्चा किताबों की दुकान पर काम कर रहा है, यह देखकर कई लोग मुझसे किताबें खरीद ही लिया करते थे। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता था ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल कितना चल पाता। शुरू का 1 साल तो सब ठीक चला, लेकिन उसके बाद किताबों की बिक्री धीरे धीरे कम होती गई। कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। कब तक वो मुझ पर दया करते। फिर हमारी ये किताबों की दुकान धीरे धीरे बंद होने लगी। यहाँ कई शेल्फ थी जिन पर पुराने ज़माने की किताबें रखी हुई थी, और कुछ किताबें ऐसी थी जिन्हें पढ़कर बहुत ज़्यादा हंसी आती थी, और कुछ ऐसे रहस्यमय लिखे हुए थे जिन्हें पढ़कर हर कोई कहता था यह तो झूठ ही हो सकता है, सच तो हो ही नहीं सकता। जब यह किताबों की दुकान बंद हो गई तो किशोर बहुत रोया। अब मैं क्या करूँगा। फिर कुछ दिनों बाद किशोर ने एक ढाबे पर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और पैसे भी कम ही बच पाते थे। इस तरह घर चलाना बहुत ही मुश्किल भरा होने लगा था। घर के हालात भी बहुत ख़राब होते जा रहे थे, पर मैं क्या करता, मेहनत तो कर ही रहा था ना। फिर एक दिन किशोर ने सोचा कि क्यों ना दुकान को दोबारा से शुरू किया जाए, शायद कुछ हो पाए। काश मैं भी दुकान को पिताजी की तरह ही चला पाऊँ, उन्हीं की तरह सोचने की कोशिश करूँगा। किशोर कहता है, पहले मैं यहाँ रखी सारी किताबों को पढ़ूँगा, फिर भले ही मुझे 2-3 महीने लग जाएं, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो पता चलेगा कि पिताजी को किस तरह की किताबें पसंद थी, जो लोगों को भी बहुत पसंद आती थी। तो अब किशोर किताबों की दुकान पर पहुंच गया था और उसने एक एक करके किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसा क्या है इन किताबों में जो लोगों को इतना पसंद आता है। वहाँ जितने भी लोग आते, वह सबसे पूछता कि उसके पिताजी कैसी किताबें लाया करते थे, किस तरह के किस्सों की किताबें लाया करते थे। जो किताबें यहाँ नहीं पाई जाती, वे कहाँ से लाते थे। ऐसी किताबें जिनकी संख्या बहुत कम है, पर पता नहीं मेरे पिताजी कहाँ से ढूंढ कर ले आया करते थे और उन्हें बेच देते थे। लेकिन पिताजी ने किसी को नहीं बताया कि वे किताबें कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। तो अब किशोर ने उन किताबों में से एड्रेस को ढूंढना शुरू कर दिया था। वह वहाँ जाता और उनसे पूछता कि आप कैसे मेरे पिताजी को ये किताबें दिया करते थे,
वे कहते, तुम्हारे पिता तो यहाँ आए ही नहीं, वे कहीं और से किताबें लिया करते होंगे। पूरी दुनिया में ऐसी किताबें जो सिर्फ 10-15 ही छपी होंगी, पर तुम्हारे पिता के पास 50 से ज़्यादा कॉपी हुआ करती थी, जैसे कि कहीं से वो छपवा के ले आया करते थे। लेकिन किसी को पता तक नहीं चलता था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया था। ये सोचने लगा था कि मैं अपने पिता की बराबरी कैसे करूँगा। किशोर सोचता है कि क्यों ना मैं पहले किताबों को पढूं। मैं एक एक करके हर किताब को पढ़ता गया। वे नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं थे और कहानियाँ मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाती थी, लेकिन मैं ये समझ गया था कि कैसी कहानियाँ थी। रोमांस से भरी हुई कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से और कुछ विज्ञान की किताबें जो संख्या में बहुत कम हैं। फिर भी मेरे पिता उसे अपनी दुकान पर रखा करते थे। उन किताबों को खंगालते खंगालते मेरे हाथ लगी थी पिताजी की एक डायरी। उसमें पिताजी ने अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में बताया हुआ था। किशोर बहुत खुश हो गया था कि अंत में पिताजी की ऐसी चीज़ हाथ लगी है जिससे मैं यह पता लगा पाऊंगा कि पिताजी क्या सोचा करते थे, कहाँ से ये किताबें लाया करते थे। एक एक करके किशोर ने पन्ने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके पिता उससे बहुत प्यार किया करते थे। उसमें सब कुछ लिखा था, जैसे कि वो मेरे लिए क्या क्या करना चाहते थे, जैसे कि घर, गाड़ी, मेरी शादी, ये सब मेरे पिताजी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। पर अब सारे सपने टूट गए थे, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं और ना ही कुछ बताया। लेकिन डायरी के जो अंतिम पन्नों में लिखा था वो सब हैरान करने वाला था। वे मैसूर के एक तांत्रिक के पास जाया करते थे। वो तांत्रिक उन्हें ढेर सारी किताबें दिया करता था। उस डायरी में तो यही लिखा था, वो भी ऐसी भाषा में जिसे कोई समझ न पाए। कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ था। किशोर को बस इतना समझ में आया कि वो एक मैसूर का तांत्रिक है। यहाँ उसका पता ढूंढना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि सब कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ था। समझ ना आने के बावजूद भी वह उसे लिखने लगा। बीच बीच में कुछ ऐसे शब्द थे जो समझ में आ रहे थे, तो वह सब लिखता गया। जैसे ही उसने उसे पढ़ा, वह तो एक पता निकला। बीच बीच में शब्द घुसा कर एक पता लिखा हुआ था जिससे किसी को समझ में ना आए, जिस पे किशोर पहुंच सकता था। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। किशोर को लगा शायद यह उसके पिताजी ने उसके लिए लिखा हो। ये एक संकेत भी हो सकता है। अब किशोर उस पते पर जाना चाहता था, पर उसे दुकान को बंद करना पड़ता कुछ दिनों के लिए। किशोर अब उस पते पर जाना चाहता था, लेकिन परेशानी ये थी कि अगर वो उस पते पर जाएगा तो अपनी दुकान उसे कुछ दिनों के लिए बंद करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसका जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी, जैसे कुछ ग्राहक आते थे, कुछ किताब लेके जाते थे, वो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। जो भी थोड़े बहुत ग्राहक आते थे वे सब छूट जाएंगे। लेकिन फिर किशोर ने सोचा, एक बार ये पता चल जाएगा कि पिताजी कहाँ से किताब लाया करते थे, तो उनके सारे ग्राहक फिर से वापस आ जाएंगे और मेरी दुकान उसी तरह चल पड़ेगी जैसे पिताजी चलाया करते थे। तो अब किशोर मैसूर के लिए निकल पड़ा था उस पते पर पहुंचने के लिए। ढूंढते ढूंढते जंगलों से होते हुए किशोर एक गांव में पहुंच गया, जहां बहुत सारे तांत्रिक रहते थे। ये तांत्रिक जादू टोना किया करते थे। कुछ तांत्रिक बड़े बड़े शोज में जादू दिखाने का काम किया करते थे। ऐसा जादू सीखने के लिए सभी लोग यहीं पर आते थे। किशोर को इस गांव का एड्रेस तो पता था, लेकिन वह किसी का नाम नहीं जानता था, तो वह क्या करता। वह गांव में घूमने लगा। इस गांव में बाहर के लोग कम ही आते थे। जो भी आता था वह एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं पहचानता था। वह एक एक करके कई घरों में गया। यहाँ छोटी छोटी कई दुकानें थी जहाँ पर जादू टोने का बहुत सारा सामान रखा हुआ था। छोटी छोटी जादुई ट्रिक्स दिखाने का भी सामान यहाँ पर बहुत सारा रखा हुआ था। वह किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो उसके पिताजी को जानता हो। वह अपने पिताजी की तस्वीर भी लाया था, ताकि जो भी उन्हें जानता होगा वह बता देगा। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला था जो मेरे पिताजी को जानता हो। ढूंढते ढूंढते वह इस गांव के सरपंच के पास पहुंचा और उनसे बात करने लगा। पूछने लगा कि मैं अपने पिताजी के बारे में यहाँ जानने आया हूँ। वह यहाँ आते रहते थे और यहाँ से ढेर सारी किताबें लेकर जाया करते थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कहाँ से किताबें लेकर जाया करते थे। जैसे ही सरपंच ने पिताजी की तस्वीर देखी, उन्होंने पिताजी को पहचान लिया था। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई थी।
सरपंच बोला, तुम्हारे पिताजी आया करते थे यहाँ पर। तो किशोर बोला, लेकिन ये तो जादूगरों का गांव है ना, मेरे पिताजी तो किताबों की दुकान चलाया करते थे, वे यहाँ क्या करने आते थे? उन्हें तो कोई छोटा मोटा जादू भी नहीं आता था, यहाँ उनका क्या काम था? ये सब सुनकर सरपंच हैरान था और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वह कहने लगा, यहाँ सिर्फ जादूगर नहीं आते, वो लोग भी आते हैं जिन्हें जादूगरों से काम होता है। तुम्हारे पिताजी भी यहाँ काम से ही आते थे। किशोर बोला, लेकिन उन्हें यहाँ क्या काम हो सकता है इन जादूगरों से? वे तो बहुत खुशनुमा इंसान थे, उन्हें तो कोई परेशानी भी नहीं थी। तब उस सरपंच ने कहा, यहाँ से जो अंतिम घर है वहाँ पर जो जादूगर है उससे मिलने के लिए आया करते थे तुम्हारे पिताजी। अब उस जादूगर से पूछो वे यहाँ क्या करने आया करते थे। अब किशोर जान गया था कि उसके पिता किसके पास आया करते थे। वह जैसे ही उस घर में पहुंचा, वहाँ एक बूढ़ा सा आदमी पुराने ज़माने की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और पूरे घर में जादूगरी का सामान पड़ा था। ज़मीन पर बहुत सारे चावल बिखरे हुए थे और उसके आसपास सिंदूर बिखरा हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी थी। उसके पीछे की तरफ बहुत सारी हथकड़ियाँ जो जादूगर इस्तेमाल करते हैं वो भी पड़ी हुई थी। मैं जाकर उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन वह सो रहा था। मुझे नहीं पता चला वह सो रहा है कि जाग रहा है। जैसे ही मैं कुर्सी पर जाकर बैठा, वह चौकन्ना हो गया था और मेरी तरफ देखने लगा। उसने वह छड़ी मेरी तरफ करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो, बिना इजाज़त के अंदर घुसाए? तुम इंसान हो ना? यह सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम्हें मैं इंसान नहीं लगता, कोई जानवर या भूत लगता हूँ? वो हंसने लगा था, बोला, अच्छा इंसान ही हो, ऐसी मूर्खता की बातें तो इंसान ही कर सकता है। उसकी यह बात सुनकर मैं भी हंसने लगा था और बोला, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। लेकिन वह हंस नहीं रहा था, बल्कि बहुत सीरियस होकर बैठा हुआ था। फिर मैंने सोचा अब आगे की बात करनी चाहिए। मैंने उसे पिताजी की फ़ोटो दिखाई। वह फ़ोटो को देखकर खुश हो गया और बोला, अच्छा तो अरमान तुम्हारे पिता हैं? वो अक्सर यहाँ पर आया करते थे और अपना कुछ काम कराया करते थे, पर कभी उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है। किशोर बोला, बताया तो होगा लेकिन आपको याद नहीं होगा। अब वह बड़ी तीखी नज़रों से मुझे देखने लगा था। मैं बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ लेकिन मेरी याददाश्त कमज़ोर नहीं है। बताओ क्या जानना चाहते हो? एक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद से मैं उनकी किताबों की दुकान चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चल पाया कि वे किताबें कहाँ से लाया करते थे। ये बात सुनकर वह काफ़ी सीरियस हो गया था और बोला, अच्छा तो तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी किताबें कहाँ से लाया करते थे? मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे पिता की मौत की खबर सुनकर। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आता। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वे बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए थे तो मुझे लगा शायद वे कहीं और से अपना काम करा रहे होंगे। सुनकर बहुत दुख हुआ। अब तुम्हारे काम की बात करते हैं। अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, इसका मतलब तुम अभी उस काबिल नहीं हो। जो काबिल होता है उसी को जानकारी दी जाती है, जो काबिल नहीं होता उसे कोई जानकारी नहीं दी जाती। किशोर कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल काबिल हूँ और यह जानकारी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पिताजी की दुकान चलाता हूँ, मुझे वो जानकारी इसलिए भी चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है। उस दुकान के ज़रिए मैं अपना घर चलाता हूँ। अगर दुकान बंद हो गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा और मैं कोई और काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? तुम्हारे पिता ने हमें तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब वो हमसे तुम्हें छिपा रहे थे। वे तुम्हें इस जगह से दूर रखना चाहते थे। किशोर बोला, मुझे मेरे पिताजी की लिखी डायरी मिली थी जिसमें उन्होंने कोड में लिखा हुआ था। मैंने बस उसे डिकोड करके यहाँ का पता निकाल लिया। वो बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, पर क्या तुम यकीन कर पाओगे?
किशोर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल यकीन करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। फिर जो उसने कहा, ऐसा लगा जैसे थोड़ी देर के लिए सब कुछ थम गया हो। उसने कहा, जिन्नात, सुना है कभी ये नाम? जिन्न होते हैं। किशोर ने कहा, हाँ हाँ, कहानियों में बहुत सुना है ये नाम कि जिन्न होते हैं और उनसे जो भी मांगो वो सब देते हैं। वह बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जादूगरों के इस गांव में हर जानकारी मिलती है अलग दुनिया की, और जहाँ जिन्न रहते हैं वो जानकारी भी हमारे पास होती है। तुम्हारे पिता जब आए थे वे भी बहुत मुश्किल में थे, उनके पास भी कोई काम नहीं था, वो भी भूखमरी की कगार पर पहुंच गए थे, इसीलिए मुझसे मदद मांगी थी। फिर वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, तो मैंने भी उन्हें एक जिन्न की जानकारी दे दी। एक पेड़ का जिन्न। उस पेड़ के जिन्न के पास तुम्हारे पिता जाया करते थे, शायद उसी से कुछ मांगा करते थे और बदले में उसे भी कुछ दिया करते थे। वे किताबें वहीं से लाया करते थे और फिर आकर मुझसे मिलते थे। हम कुछ बातें करते, फिर वे घर की तरफ निकल पड़ते। एक जिन्न मन की मुराद पूरी करता है, तो तुम्हारे पिताजी किताबें ही मांगा करते थे उससे। किशोर बोला, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे या मजाक तो नहीं कर रहे मेरे साथ? बूढ़ा बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। तुमने ही बोला था कि तुम यकीन करोगे। अब यकीन करना है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। अब किशोर शर्मिंदा होकर बोला, हाँ ठीक है, मान लिया मैंने। तो अब बताइए वो जिन कहाँ पर है? वो मेरे पिता को ज़रूर जानता होगा, तो वो मुझे भी किताबें दे देगा। फिर उस बूढ़े ने समझाया कि एक बात याद रखना, लालची मत बनना, उसका काम करना, तुम्हारा काम करना, और मेहनत वाली चीज़ मांगना, वो ज़रा भी झिझकेगा नहीं देने में। ऐसे काम करते जाना तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ तुम लालची बने वहीं पर फंस जाओगे। अब उसने मुझे चेतावनी देते हुए एक एड्रेस थमा दिया था। अब यहाँ से भी आगे कहीं और जाना होगा। इस घने जंगल में एक पेड़ है, आसपास छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। उसी के बीच एक बरगद का पेड़ है, घना बरगद का पेड़, जिसकी लटें इस तरह से लटकी हुई हैं कि नीचे एक झोपड़ी का आकार बनाया हुआ है। दूर से देखकर कोई भी उसे पहचान लेगा। किशोर अब उस पेड़ की तलाश में निकल पड़ा था। उसे एक नक्शा सा बताया गया था जिसमें कुछ पेड़ थे, एक नदी थी, बहुत सारे पत्थर और कुछ निशानियां बताई गई थी, जिसके सहारे उसे उस पेड़ तक पहुंचना था। किशोर को लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे घूमते घूमते उस जंगल में, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। उसे लगा शायद जादूगर उसे बेवकूफ़ बना रहा है और यह उसका पैसा लूटने का तरीका है। हो सकता है वह जादूगर मेरे पिता को भी ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता होगा पैसों के लिए। अगर मुझे वो पेड़ ना मिला ना, तो मैं उस बूढ़े को बहुत सारी गालियाँ दूंगा। यह सब सोचते सोचते किशोर उसी जगह पर पहुंच गया था जहां निशानियां बताई गई थी। सच में वहां बहुत सारे बांस के पेड़ थे। जैसे ही मैंने बांस के पेड़ों को पार किया, आगे एक बरगद का पेड़ मिला। उसकी लटें बिल्कुल झोपड़ी जैसा आकार बना रही थी और उसे देखते ही मैं पहचान गया कि यही तो है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वह इधर उधर ढूंढने लगा किसी जिन को। किशोर बोला, जिन कहाँ हो, बाहर निकलो, तुमसे कुछ काम है। वह अपने पिता की तस्वीर निकालकर उसकी ओर इशारे कर रहा था। देखो यह मेरे पिता हैं, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कहता रहा 15 मिनट तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन वो जिन वहाँ पर नजर ही नहीं आया। मैं सोचता रहा क्या करूँ, कैसे बुलाऊँ उसे। अगर कोई जिन्न पेड़ पर रहता है तो उसे कैसे बुलाते हैं? कहते हैं जिन्नात तो भूत प्रेत जैसे होते हैं, मार भी देते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करते करते याद आया कि उस जादूगर ने कहा था कि इस लोटे का पेड़ के पास रख देना, इस लोटे को पेड़ के पास रख देना, इस पानी को देखकर वह बाहर आ जाएगा। मैंने लोटा पेड़ के नीचे रख दिया और इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक बादल से आ गए और तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म में भूत की एंट्री हो रही हो। हवा के झोंके इतने तेज़ आते कि मेरे पैर ज़मीन से उखड़कर पीछे की ओर चले जाते। वह हवा का झोंका कभी दाईं ओर से आता तो कभी बाईं ओर से। अब मुझे इन हवा के झोंकों से बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये हवा के झोंके मुझे उड़ा न ले जाएं। पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं था, बस पेड़ की लटों के अलावा।
तो मैं क्या करता, मैंने उन्हीं पेड़ की लटों को पकड़ लिया। तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आई, डरो मत, ये हवा बस थोड़ी देर चलेगी, मैं आ चुका हूँ, अब यह खत्म हो जाएगी। मैं अचानक डर गया कि यह आवाज़ कहाँ से आई। अभी अभी तो मैंने चारों ओर देखा था पर कोई नहीं था, फिर ये कहाँ से आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक जवान पुराने ज़माने के कपड़े पहने एक आदमी जिसकी आंखें नीले रंग की थी मेरे सामने खड़ा था और मुझे घूरते हुए हंस रहा था। मैं अचानक उसे देखकर डर गया और पीछे गिर गया। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, अरे यार वही तो हूँ जिसे तुमने बुलाया है। मैं घबरा कर बोला, तुम सच्ची में वो जिन हो? मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ना? वो मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा अब मैं भी बेवकूफ़ बनाने लगा। मैं बेवकूफ़ नहीं बनाता, मारना होता है तो मारता हूँ, बचाना होता है तो बचाता हूँ, और बात करनी होती है तो सिर्फ बात ही करता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ? किशोर अब उठकर खड़ा हो गया था और उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, तुम यहाँ के नहीं लगते, कोई प्रवासी लगते हो। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम सच में जिन्न हो तो कोई कारनामा करके दिखाओ। अब वह जिन थोड़ी देर तक हंसता रहा और बोला, मैं कारनामा नहीं, कांड करता हूँ। करके दिखाऊं? किशोर जोश में आकर बोला, अच्छा कांड करते हो, ठीक है तो करके दिखाओ। मैंने जस्ट ये कहा ही था कि इतने में मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सच वाली ज़मीन खिसक गई थी और मैं जैसे दलदल में धंस चुका था। मेरा शरीर जैसे आधा मिट्टी के अंदर और आधा मिट्टी के बाहर था। पैर जैसे लहरा रहे थे लेकिन मिट्टी के अंदर। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बाहर लाने की, लेकिन जैसे मैं नीचे की ओर धंसता ही जा रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं चिल्लाने लगा, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे खींचो, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं फंस गया हूँ। जिन्न बोला, ये कारनामा नहीं, कांड है। यही तो कह रहे थे ना तुम। अब किशोर माफ़ी मांगने लगा, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये बोलते ही मैं अचानक उस मिट्टी से बाहर आ गया। ऐसा लगा जैसे मैं मिट्टी में धंसा ही नहीं था। सब कुछ पहले जैसा ही हो गया था। उसी जगह मैं खड़ा था और पहले जैसा ही था सब कुछ। मैंने आगे पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। मैं हैरान परेशान कि ये क्या हुआ था, ये कैसा जादू था, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं फिर से कहने लगा, तुम सच्ची में जिन ही हो ना? जिन बोला, अभी भी यकीन नहीं हुआ, कुछ और कांड करके दिखाऊं क्या? किशोर बोला, नहीं नहीं, माफ़ कर दो, मुझे यकीन हो गया तुम ही जिन हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ और ये तस्वीर देखो मेरे पिताजी की। वह जिन्न मेरे पिताजी की तस्वीर को देख के बहुत खुश हो गया था। उसके बाद उसने एक ज़ोर की छलांग लगाई और बरगद के पेड़ के ऊपर बीचों बीच जाकर बैठ गया। उसने मेरे हाथ से तस्वीर कब उड़ाई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपना हाथ देखा तो तस्वीर नहीं थी। फिर मैंने ऊपर देखा तो उसके हाथ में तस्वीर थी। वो मुझसे 10-15 कदम की दूरी पर खड़ा था। इतनी दूर से उसने तस्वीर कैसे गायब की पता ही नहीं चला। अब मुझे यकीन हो चला था कि वह जिन ही है, क्योंकि उसने बिना हाथ लगाए तस्वीर गायब कर दी। वह इस तरह से पेड़ पर लटका हुआ था कि उसकी दोनों टांगें जुड़ गई थी, जैसे कोई जल परी हो, और बस एक पूंछ सी निकली हुई थी। मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी उसे देखकर। वह अजीब अजीब तरह से बदल रहा था। उसका रूप रंग भी बदल रहा था। उसके कानों में बड़ी बड़ी बालियां आ गई थी। उसके कपड़े भी चमचमाते से हो गए थे। उसकी एक चोटी भी थी काले रंग की। उसके सर पर बाल बिल्कुल भी नहीं थे, सिर्फ एक लंबी सी चोटी थी। उसकी आंखें वैसे तो नीले रंग की थी, लेकिन वह बार बार रंग बदल रही थी, जैसे कभी नीली हो रही थी, कभी हरी। जब उसने पिताजी की तस्वीर देखी तो उसकी आंखों में आंसू से आ गए थे। किशोर ने कहा, मेरे पिताजी की मौत हो चुकी है, मैं उनका बेटा हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ पर आया करते थे ना। तो वह मुझसे भावुक भरी आवाज़ में बोला, अच्छा तो तुम किशोर हो? मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम्हारे पिता बताया तो करते थे और यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाया करते थे।
किशोर ने कहा, हाँ हाँ, मैं भी तो वही लेने ही आया हूँ, मेरे पिताजी की दुकान के लिए किताबें। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो तुम्हें भी किताबें ही चाहिए। किशोर ने उसे दुकान के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बोला, जैसी किताबें पिताजी लाया करते थे वैसी किताबें कहीं नहीं मिलती, और मेरी दुकान के ग्राहकों को वही किताबें पसंद आती हैं जो पिताजी यहाँ से लेकर जाया करते थे। जिन्न बोला, वो तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, बस एक चीज ध्यान रखना, लालच मत करना। अब बताओ, तो तुम्हें कितनी किताबें चाहिए? मैंने कोई गिनती तो नहीं सोच रखी थी, बस ऐसे ही बोल दिया, 100 अच्छे अच्छे नॉवेल्स दे दो ताकि उनको बेचकर मैं अपना घर अच्छे से चला पाऊं। जिन्न बोला, किताबें तो तुम मुझसे कितनी भी ले लो, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। मुफ्त में तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब और तो तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते, तो इन किताबों को बेचकर जो तुम्हारी कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना। तुम्हारे पिताजी तो ऐसे ही किया करते थे। इसे कहते हैं मेहनत की कमाई, भले ही वो जिन्न से ही क्यों ना हो। किशोर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी जेब में 5,000 रुपये थे, लेकिन मैं वो उसे अभी नहीं देना चाहता था। मैंने बोला, पहले किताबें दो, फिर मैं पैसे दूंगा। जिन्न हंसने लगा और बोला, जरा नीचे नजर करके भी देख लिया करो। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो किताबों का ढेर मेरे पैरों के पास लगा हुआ था। देखने में वो ऐसी पुरानी जमाने की किताबें लग रही थी जो लोगों को जरूर पसंद आएगी। किशोर ने पूछा, इन किताबों का मुझसे क्या देना होगा? इन किताबों का मुझे क्या देना होगा? जिन्न बोला, जितने तुम्हारे पास हैं उतने ही दे दो, मैंने उतने की ही किताबें तुम्हें दी हैं। अब मैंने 5,000 रुपये निकाले और उसे दे दिए। अब किताबों का ढेर देखकर मैं सोचने लगा भी नहीं कैसे लेके जाऊं। फिर मैं सारी किताबों को घसीट कर उस जादूगर के घर तक ले गया। जादूगर बोला, बिल्कुल अपने पिता की तरह काम करते हो, वो भी ऐसे ही लाया करते थे। वो सामने एक रिक्शा पड़ा है, उस पर किताबें रखकर यहाँ तक ला सकते हो और यहाँ से किसी साइकिल पर रखकर शहर की तरफ निकल जाना, और जहाँ से लाया करते थे वहीं पहुँचा दी जाएगी। अब ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगा था। यहाँ आकर मैं 50 से 100 किताबें ले जाता और वहाँ जाकर ग्राहक इन पर टूट पड़ते और किताबों की जल्दी बिक्री हो जाती। कई ग्राहक तो बहुत दूर से आया करते थे किताबें लेने, क्योंकि जो किताबें यहाँ मिलती थी वो कहीं नहीं मिलती थी। बहुत ज़रूरी किताबें, जैसे खजानों की किताबें, ऐसे ऐसे नक्शे जो कहीं नहीं पाए जाते, पुराने से पुराने ज़माने के पन्ने, कटे फटे हर चीज़ मेरी दुकान पर मिलने लगी थी। मैं भी जिनसे ऐसी ऐसी चीज़ें ले लेता जो बिल्कुल एंटीक होती थी। मुझे उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता होता था, लेकिन मैं अच्छा खासा मार्जिन रखकर उन्हें बेचता था। वह जिन्न मुझे कभी मना नहीं करता था। मैं जो मांगता वो मुझे दे देता। मैं उससे पूछता कि तुम तो एक जिन्न हो, तुम ऐसी किताबें ला सकते हो, तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी होगा, तो मुझसे पैसे क्यों लेते हो, फ्री में क्यों नहीं दे देते? वो बोला, ये मेहनत की कमाई है, मेहनत से मिली है और मैं मेहनत को सलाम करता हूँ। ये जो पैसे मेरे पास आते हैं मैं इन्हें बांट देता हूँ उन किताब वालों को जहाँ से ऐसी किताबों की नकल तुम्हारे पास पहुँचती है। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेहनत का सबक हमेशा देता रहूँगा, जैसे तुम्हारे पिता को दिया करता था। किशोर को उसकी बातें तो समझ नहीं आई, लेकिन बस वो किताब उठा के ले आया था। उसने कभी मेरा नुकसान नहीं करवाया। उसने हमेशा मुझे ऐसी किताबें दी जो ग्राहकों को बहुत पसंद आती थी और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेता था। धीरे धीरे मेरे पिता की तरह मेरी भी तरक्की होने लगी थी। मुझे खुशी थी कि मैं अब पिताजी का काम अच्छे से संभाल रहा हूँ। अब लोग मेरी भी प्रशंसा करने लगे थे। मैंने वो गाड़ी भी ले ली थी जो पिताजी मेरे लिए लेना चाहते थे। ये देख मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि मैंने अपने पिताजी की तमन्ना पूरी कर दी थी। लोग मेरे से पूछा करते थे कि मैं किताबें कहाँ से लाता हूँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ। मैं कहता, मुझे कहानियाँ समझ नहीं आती, मैं तो सिर्फ किताब उठा के लाता हूँ, बेचता हूँ और कमाई करता हूँ। एक दिन दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। देखने में वो बहुत अमीर लग रहा था। उसने सोने की कई चेन पहन रखी थी। वो यहाँ दुकान में से किताबें ढूंढ रहा था। मैंने पूछा, कौन सी किताब चाहिए आपको? कोई नॉवल चाहिए या कोई पुराने ज़माने के किस्से चाहिए? तो वहाँ पीछे की साइड लगी हुई हैं।
अभी नया ही माल आया है, आप छोड़ ही नहीं सकते। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे फिर से कोई खजाने वाली किताब दे दो। किशोर बोला, क्या खजाने वाली? माफ़ करना, मुझे नहीं पता। इनमें से खजाने की किताब कौन सी है? अगर आप ढूंढ सकते हैं तो खुद ढूंढ लीजिए। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम ही ढूंढ कर दो, तुम्हारे हाथों में जादू है। 3 महीने पहले मैंने तुमसे एक किताब ली थी और 3 साल पहले तुम्हारे पिता से एक किताब ली थी। उन दोनों किताबों से मैंने सच में खजाने की खोज की और मुझे खजाना मिला भी। पैसे भी मिले मुझे और उस कमाई से मैं आज अमीर हो गया। तुम्हारे पिता के हाथों में भी एक जादू था, अब वही जादू तुम्हारे हाथों में भी आ चुका है। तुम जितने मर्जी चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। मैं सोचता हूँ तुम कैसे इतनी छोटी सी दुकान पर बैठे रह सकते हो। यही सवाल मैंने तुम्हारे पिताजी से भी किया था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आज तुमसे भी यही सवाल पूछ रहा हूँ, है कोई जवाब? किशोर ने पूछा, क्या सच्ची में किताब में खजाना था? आपने ढूंढा और आपको मिल गया? उसने कहा, हाँ। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम पढ़कर किताबें नहीं लाते? किशोर बोला, पढ़ता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, मुझे तो पसंद ही नहीं आती। मुझे जो भी किताब पसंद आती है मैं उसे ले आता हूँ और यहाँ लाके बेच देता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा। वह मुस्कुराता हुआ पीछे गया और एक किताब निकालकर बाहर की ओर चल पड़ा। मैंने उस बूढ़े से कहा, मिल गई खजाने की किताब? वह बोला, हाँ हाँ मिल गई, लेकिन तुम पर हंसी आती है। तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, कभी तुम भी कोशिश करो खजाना ढूंढने की। वैसे तो तुम्हारी किताबें भी खजाने से कम नहीं है, लेकिन कोशिश करोगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। फिर तुम्हें भी मेरी तरह काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने मेरे दिमाग में एक कीड़ा छोड़ दिया था, लालच का कीड़ा, या ये कहो अमीर बनने का कीड़ा। अगर सच्ची में इन किताबों में खजाने के राज हैं तो उस जिन के पास बहुत सारे तरीके होंगे कि मैं ढेर सारा पैसा कमा पाऊँ। कब तक मैं यूं ही किताबें बेचता रहूँगा? उस बूढ़े के पास तो ऐसी महंगी इम्पोर्टेड गाड़ी है जो पूरे शहर में किसी के पास नहीं है। कहाँ से लाया वो? वह पहले तो बहुत गरीब हुआ करता था। मैंने उस बूढ़े के बारे में खोजबीन की तो पता चला वह एक छोटा सा ढाबा चलाया करता था। अब वह इतना अमीर हो गया कि लोगों को पैसे बांटते फिरता रहता है, जैसे कहीं से पैसा बरस रहा हो और कोई उससे कुछ नहीं पूछता। सच्ची में उसे खजाना ही मिला होगा। ऐसा खजाना तो मैं भी अपने जिन से मांग सकता हूँ, लेकिन मैं उससे डायरेक्ट खजाना नहीं मांगूंगा। मैं उससे कहूँगा कि मुझे खजाने का पता बता दे, मैं खुद मेहनत से खजाना ढूंढ कर निकाल लाऊंगा। अब मैंने देरी ना करते हुए मैं सीधा उस जिन के पास जा पहुँचा। जिन मुझे देखकर खुश हो गया और बोला, लगता है किताबें जल्दी बिक गई। इतनी जल्दी? तुम आज तक कभी नहीं आए। मैं मुस्कुराया और बोला, आज थोड़ा अलग काम है। तुम मेहनत के पैसे देते हो ना, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवा लो और ज़्यादा पैसे दे दो। मुझे बहुत ज़रूरत है। जिन बोला, आँखों में तो मेहनत कम लालच ज़्यादा दिख रहा है। मैं घबराते हुए बोला, नहीं नहीं, लालच नहीं है। लालच तो वो होता है अगर मैं ये कहता कि मुझे ढेर सारे पैसे दे दो और बदले में कुछ मत लो। मैं मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अब वह जिन बहुत देर तक सोचता रहा। अब किताबें नहीं चाहिए, सीधा पैसे चाहिए। ऐसा कौन सा तरीका है जो जायज़ हो, जिसमें पैसे तुम्हारे बिल्कुल पास हों? वो बहुत देर तक सोचता रहा और बोला, देखो, क्या तुम ऐसे धन को पाना चाहोगे जिसमें बहुत भयानक श्राप है? जिसने उसे छुआ वह मर गया? मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा खजाना नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए जिसमें जिंदा रहकर मैं उस धन को इस्तेमाल कर सकूं। वह जिन्न फिर सोचने लगा, अब ऐसा कौन सा धन दूं जो इस्तेमाल भी कर पाओ और नुकसान भी ना हो। ठीक है, एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारा धन मौजूद है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा धन वहां पर मौजूद है। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और बोला, अच्छा, उसमें कोई श्राप तो नहीं है कि मैंने छुआ और मैं मर गया? उसने कहा, नहीं नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उस धन का शायद तुम थोड़ा सा इस्तेमाल करते भी हो। वह धन ऐसी जगह पर है जो छिपाया गया है, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, बहुत मुश्किल है।
मैं वहां तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। अब उस धन को कैसे निकालोगे ये तुम्हें सोचना होगा, और बाकियों से कैसे बचना है वो भी तुम्हें ही देखना होगा। तुम्हें पता है ना, धन की सुरक्षा की जाती है, उन सुरक्षा करने वालों से तुम्हें ही बचना होगा। मैंने कहा, सुरक्षा? सुरक्षा करने वाले भूत प्रेत तो नहीं है? मैं ऐसी चीज में नहीं पड़ना चाहता। उसने कहा, नहीं नहीं, इंसान ही हैं जो उस धन को छिपाए बैठे हैं। मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से वहां पहुंचाऊंगा जिसे कोई जान ही नहीं सकता। मैं तुम्हें सुरंग के रास्ते वहां पहुंचाऊंगा, और तुम भी सुरंग के रास्ते से ही उस धन को निकाल ले आना। मैं खुश हो गया था, लेकिन फिर भी उस जिन की आंखों में एक अजीब सी चीज थी, जैसे वो कुछ बताना चाहता था। मैं उससे पूछता रहा, तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? कहो ना, क्या बात है? सच सच बताओ, यह खजाना कहाँ पर है? वह मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, पहले तुम बताओ, आंखों में लालच है या मजबूरी है या फिर मेहनत करना चाहते हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। मैं एक साथ पूरा धन नहीं निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा वहाँ से निकालता रहूंगा और इस्तेमाल करता रहूंगा। लालच नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा और तरक्की करना चाहता हूँ। वह जिन मुस्कुराने लगा, ठीक है, ऐसे धन तक मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। अब तुम यहीं इंतज़ार करो, 1 घंटे में मैं ऐसा रास्ता बना दूंगा जो तुम्हें उस धन तक ले जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, तो धन यहीं आसपास मौजूद है, सही है, तो मैं धन आसानी से ले जाऊंगा। वो जिन वहां से गायब हो गया। 1 घंटे तक वो गायब ही रहा और मैं वहीं इंतज़ार करता रहा। मैं सोच रहा था कि करूँ तो क्या करूँ, कब तक यहाँ इंतज़ार करूँ। इधर उधर घूमता रहा, देखता रहा आसपास कोई ऐसी जगह है या नहीं, लेकिन यह एक घना जंगल था। फिर 1 घंटे बाद वहाँ एक आवाज़ गूंजी, कहाँ गए? धन नहीं चाहिए? यह आवाज़ सुनकर मैं भागता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा। वो जिन एक डाली पर बैठा हुआ था और कह रहा था, देखो, इस पेड़ के पीछे एक छोटी सी सुरंग बना दी है मैंने। मैंने कहा, हाँ हाँ, बनी तो है, क्या इसी में खजाना है? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे इतना आसान नहीं है, ये सुरंग काफ़ी लंबी है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं कि तुम मर जाओ सांस घुटने से। इस सुरंग के रास्ते निकल जाना, उस खजाने तक पहुंच जाओगे। और ये जादू वाली सुरंग है, ऐसा मत समझना कि यही आसपास खजाना है। तुम्हें कहीं दूर छोड़ूंगा और उस सुरंग के रास्ते वहां से खजाना निकाल लेना। आसान रहेगा, मुश्किल नहीं होगी। मैं बहुत खुश हो गया। अब उसने कहा था कि आज ही खजाना लेके मत निकलना, रविवार के दिन आना। रविवार के दिन आसानी होगी, अगर आज के दिन गए थोड़ा खतरा हो सकता है। वहाँ पर और लोग भी अंदर आते हैं, वो खजाने को देखते हैं कि कहीं कम तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे और रविवार के दिन उसे कोई छूता भी नहीं है। अब मैं रविवार के दिन उसके पास पहुँच गया। उसने भी इशारा कर दिया कि सुरंग में चले जाना और पानी की एक बोतल लेके जाना और चेहरे को ढकना वकना मत, वरना सांस रुक सकती है। मैंने भी हामी भर दी और मैं एक बड़ा सा झोला लेकर आया था। उस झोले में ढेर सारा धन भरूंगा और बाहर निकल आऊंगा। अब मैं उस सुरंग के अंदर गया। बहुत ज़्यादा अंधेरा था उसमें। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। पहले तो बहुत पतली सी सुरंग थी, थोड़ा घिसटते हुए आगे बढ़ा। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। वहाँ बहुत सारे पाइप लगाए गए थे, बहुत सारे फट्टे लगाए गए थे। ऐसा लग रहा था उस जिन ने एक सुरंग बना डाली है और ख़ास तौर पर खोदकर बनाई गई है ताकि मिट्टी नीचे की तरफ ना आ जाए। बहुत अच्छा काम किया था उसने, लेकिन काफ़ी चलना पड़ा। करीब 500 मीटर चलना पड़ा था मुझे उस सुरंग के अंदर। उसमें कई सारे छेद बनाए गए थे छोटे छोटे, ताकि अंदर हवा आती रहे। मैं उस जिन से बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ था। मेरे पिता का दोस्त अब मेरा भी दोस्त बन गया था और मुझे धनवान बनाने वाला था। उस रास्ते पर बढ़ते बढ़ते मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। कौन सी महंगी गाड़ी लेनी है, कौन सा महंगा बंगला लेना है, वहाँ पूल ज़रूर होना चाहिए, और मैं शादी बहुत ही सुंदर लड़की से करूँगा। ऐसी हर चीज़ मेरे दिमाग में चले जा रही थी क्योंकि अमीर होने का समय बहुत ज़्यादा नज़दीक था। धीरे धीरे उस सुरंग में रास्ता कटता गया और उस सुरंग को ऊपर जाते देखा।
ये वो जगह थी जहाँ पर ढेर सारा खजाना होना चाहिए और यहाँ सुरंग में बहुत सारे फट्टे भी लगे हुए थे। अब जैसे ही मैंने उस सुरंग को पार किया और ऊपर पहुँचा, मैं हैरान हो चुका था। सच में यहाँ पर 100 करोड़ से ज़्यादा के नोट पड़े थे, बिल्कुल चमकते हुए ताज़ा नोट। यहाँ पर बहुत सारे लॉकर बने हुए थे। यहाँ बाहर सलाखें भी लगी हुई थी और ये एक बैंक का लॉकर था। यह सुरंग सीधी मुझे एक बैंक में ले आई थी। मेरी टांगें कांपने लगी थी क्योंकि ऊपर कैमरा लगा था जो मुझे कैप्चर कर चुका था। मैं वहीं पर रोने लगा। ये क्या हो गया? ये कैसी परेशानी में पड़ गया मैं? अरे ये तो जिन ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। ये तो शराब से भी ज़्यादा बुरा है। अब पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर मैं क्या करता? मैं तो वहाँ नोट को हाथ तक नहीं लगा पाया। और सच्ची बात थी उसकी, धन तो बहुत सारा था लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भी मिलेगा। लालच ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी और अब मैं फंस चुका हूँ। लेकिन बचने का एक रास्ता ज़रूर मौजूद है। मैं वापस सुरंग के रास्ते वहीं पहुँच जाऊँगा। ये बैंक वहाँ जंगल के बीच तो नहीं हो सकता। यहाँ से भाग निकलूँगा और पुलिस तलाश करती रहेगी। मैं सीधा बरेली पहुँच जाऊँगा। यही सोचता हुआ मैं उस सुरंग के रास्ते वापस निकल पड़ा था। मैंने एक नोट तक को हाथ नहीं लगाया था क्योंकि मैं पुलिस के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता था। मैं उस सुरंग के रास्ते वापस निकला। अब वह सुरंग बहुत छोटी थी। आते वक्त तो बड़ी लंबी लगी थी, अब तो बहुत छोटी, 50 मीटर से भी ज़्यादा छोटी, और रास्ते में कोई छेद भी नहीं मिला। उस सुरंग के रास्ते जब ऊपर जाने का रास्ता मिला, मैं उस रास्ते से एक कमरे के अंदर निकला। ये किसी के घर का कमरा था। मैं हैरान परेशान, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। कौन से शहर में पहुंच गया मैं? इस सुरंग में कोई गलत मोड़ तो नहीं ले लिया? लेकिन मोड़ तो कोई था ही नहीं। यही तो रास्ता होना चाहिए उस जंगल का। मैं उस घर के बाहर निकला तो मैं बरेली में मौजूद था। यहाँ से मैं देख रहा था यह कौन सा घर है, कौन सा इलाका है। ये शहर के बीच का इलाका था और मैं पहचान गया था कि किस बैंक में था। इसी बैंक में मेरा खाता भी है। उस जिन ने मुझे वहीं पर लाकर फंसाया था। मैं घबराया हुआ क्या करता। ये रविवार का दिन तो मौत के बराबर था। बड़ी ही मुश्किल से निकला और सोमवार को पुलिस मेरी तलाश करने लगी थी। वहाँ सुरंग मिली थी उन्हें। उस लॉकर के अंदर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था मैंने, क्योंकि मैं डर गया था। फिर भी पुलिस ने 2 ही दिन में मुझे ढूंढ लिया। वो मुझे पहचानते थे। तस्वीर देखकर ही वहाँ के मैनेजर ने कह दिया, इनका तो खाता यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने यहाँ सुरंग खोदी और धन लूटने की कोशिश की, लेकिन हाथ तो नहीं लगाया। मैं लालची बन गया था, अंधा हो गया था और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मुझे कोर्ट में ले जाया गया। मैं बचने की दलील भी क्या देता कि एक जिन ने सुरंग खोदी है, मुझे यहाँ फंसाया है। कौन यकीन करता? इसीलिए जिन्न की बात तो बताई ही नहीं। हर कोई पूछता रहा, तुम यहाँ क्या करने आए थे? कुछ लूटा भी नहीं, फिर भी फंस गया। मैं कहता रहा, मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। मैंने सोचा बैंक के अंदर जाऊँगा, अपना चेहरा दिखाऊँगा और फेमस हो जाऊँगा। ये ट्रिक मेरी काम कर गई थी। मुझे कम से कम 5 साल की सज़ा होती, लेकिन इससे 3 महीने में ही निपट गया। मैं उन्हें बता रहा था कि मैं फेमस होना चाहता था, इसलिए बैंक में सुरंग खोदी। मशहूर तो मैं हो गया, लेकिन गालियाँ भी बहुत पड़ी। 3 महीने जेल में बड़ी मुश्किल से निकाले। जब जेल से बाहर आया तो अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था। उस जिन ने मुझे इतना बुरा फंसाया कि मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। 5 साल जेल में घिसता रहता मैं। जैसे ही पुलिस के सारे काम खत्म हुए, मैं अब सीधा उस जिन्न से मिलने के लिए पहुँच गया था। जैसे ही मैं उस घर में पहुँचा, वो बूढ़ा आदमी हंसकर कहने लगा, बहुत समय हो गया, तुम आए ही नहीं। क्या हुआ? कोई ज़रूरी काम पड़ गया था? उसकी हंसी बता रही थी कि वो जानता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं बहुत गुस्सा था। मैं सीधा उस जिन्न की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, मैं आवाज़ लगाने लगा, कहाँ हो? बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वह जिन्न बाहर आया ही नहीं। 2-3 घंटे मैंने वहाँ इंतज़ार किया। वहीं पास में ही एक लोटा पड़ा था। मैंने एक नदी से उसमें पानी भरा और पेड़ के नीचे रख दिया। उसके बाद जाके वो जिन्न आया।
उसके चेहरे पर मुस्कान थी। बार बार वह अपने मुंह पर हाथ रखता और हंसी रोकने की कोशिश करता। मैंने उसे गुस्से में कहा, ये क्या किया तुमने? मुझे फंसा कर रख दिया। मैंने तुमसे खजाना देने को कहा था, तुमने तो बैंक में लाकर फंसा दिया। वो मुंह पर हाथ रखे हंसते हंसते कहने लगा, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही थी। लालची हो गए थे ना तुम, लालच निकाल दी। और इतना बुरा थोड़ी ना किया है। तुमने ही तो कहा था कि कोई श्राप नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे मुझे नुकसान हो। मैं सोचता रह गया था क्या चीज़ दूँ। मैंने सोचा ऐसा धन दूँ जिसका इस्तेमाल तुम करते हो। उन नोटों का तुम इस्तेमाल कर चुके थे। वो नोट उस बैंक के अंदर थे। मैंने सोचा तुम्हारी दुनिया के ही तो हैं पैसे, मैं तुम्हें सीधा वहीं पहुंचा देता हूँ। कोई पुराने ज़माने का खजाना नहीं है जिसमें तुम्हें नुकसान होगा। अब मुझे क्या पता था कि वहाँ सुरक्षाकर्मी भी होते हैं और ये कैमरे नए ज़माने की चीज़ें हैं। मुझे क्या पता था कि तुम फंस जाओगे। मैं जानता था मेरा तो मजाक बन गया, लेकिन एक सबक तो मिल गया था कि कभी भी बिना मेहनत के कमाई नहीं की जा सकती। ऐसी कमाई आपको हमेशा फंसाती है। और मैं तो 3 महीने में ही बच गया। शायद ये मुझे बहुत मुश्किल भरे हालात में भी फंसा सकता था। मैं क्या करता, उसके सामने बहुत ज़्यादा रोया और वो मुझ पे बहुत ज़्यादा हंसा। उसके बाद हम दोनों में सुलह हो गई। उसने 100 किताबें रख दी देने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने ये कह दिया कि उधार समझ के ही ले लो, जब पैसे आ जाएंगे तब दे देना। वैसे भी अब तो तुम अमीर लोगों में आते हो, मैंने भी आज तक इतने पैसे कभी नहीं देखे। मैं वहाँ से गुस्से में चिड़ा चिड़ा सा उन किताबों को लेकर निकल आया। वो किताबें दुकान पर रखी, जो पैसे कमाए वो वापस देने आ गया। फिर से वैसा ही सौदा शुरू कर दिया। लेकिन अब सबक मिल गया था, पैसे मेहनत से ही कमाने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लेना। अब मैं उस दुकान को मेहनत से ही चलाता हूँ और इसमें जिन्न मेरी मदद करता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।